तो समावयवता को हमें बहुत ही मन लगा करके समझना है और एक एक आइसोमेरिज्म को विद एग्जाम्पल हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। अगर आप इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको इसे रटने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइसोमेरिज्म क्या है, समावयवता क्या है? ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। आइसोमेरिज्म वर्ड, टू ग्रीक वर्ड, आइसोस मीन्स होता है सेम या इक्वल, एंड मेरोस डैश पार्ट्स। वर्ड आइसोमेरिज्म टू ग्रीक वर्ड आइसोस एंड मेरोस से मिलकर बना है। आइसोस का अर्थ होता है सेम और मेरास का अर्थ होता है पार्ट, यानी समान भाग, समान अवयव, समावयव। अब आइसोमेरिज्म के बारे में बताया किसने है? आइसोमेरिज्म के बारे में बताया है सबसे पहले वैज्ञानिक लीविग एंड होलर ने 1920 में, और वर्ड आइसोमेरिज्म का प्रयोग किया है सबसे पहले वैज्ञानिक बर्जीलियस ने। अब आइसोमेरिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखिएगा। एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O और मैं इसके दो आइसोमर बना रहा हूं। आप देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C2H6O, C2H6O, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम नहीं है। तो हम आइसोमेरिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे? जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हों परंतु उनके संरचना सूत्र या विन्यास भिन्न भिन्न हों, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला और कॉन्फ़िगरेशन डिफर हों, एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं एंड इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है, दोनों का सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम नहीं है, तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, समावयवी हैं। अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन की। समावयवता का वर्गीकरण। समावयवता को दो भागों में बांटा गया है, संरचनात्मक समावयवता, त्रिविम समावयवता। फिर संरचनात्मक समावयवता को इन 6 भागों में बांटा गया है। चक्रीय श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता, स्थान या स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समावयवता, मध्यावयवता, चलावयवता। और त्रिविम समावयवता को 2 भागों में बांटा गया है, प्रकाशिक या दर्पण प्रतिबिंब समावयवता, ज्यामितीय या समपक्ष विपक्ष समावयवता। Isomerism is classified in 2 categories, a structural isomerism and stereo or space isomerism. A structural isomerism is further classified in following subcategories: ring chain isomerism, chain isomerism, positional isomerism, functional isomerism, metamerism and tautomerism. Stereo or space isomerism is classified in 2 subcategories. Number 1, optical or mirror image isomerism. Number 2, geometrical or cis-trans isomerism. तो इतने आइसोमेरिज्म को हमें विद एग्जाम्पल समझना है और पढ़ना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट
उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस होने के कारण उनकी प्रॉपर्टीज में भिन्नता पाई जाए, डिफरेंस पाया जाए, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं तथा इस प्रोसेस को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के इतने टाइप हैं, अब एक एक करके इन सभी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला लेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 1, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नाम से ही क्लियर है, चक्रीय श्रृंखला समावेशिता। क्या होगा ये, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? जब दो या दो से अधिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हों, अणुसूत्र समान हों, परंतु उनमें एक कंपाउंड की रिंग स्ट्रक्चर हो, चक्रीय संरचना हो तथा दूसरे कंपाउंड की ओपन चेन स्ट्रक्चर हो, खुली श्रृंखला संरचना हो, तो उन्हें एक दूसरे का रिंग चेन आइसोमर कहते हैं और इस प्रोसेस को रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे याद करेंगे? आपको हमेशा याद रखना है, साइक्लोएल्कीन एंड एल्कीन एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स होते हैं। साइक्लोएल्कीन एंड एल्कीन्स आर द रिंग चेन isomers to each other. साइक्लोएल्केन और एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ये दोनों ही कंपाउंड इस जनरल फार्मूला का पालन करते हैं। जैसे हमने कहा प्रोपीन, प्रोपीन तो प्रोप का मतलब हो गया 3 कार्बन, तो N की वैल्यू लगाएंगे 3, C3 और H हो जाएंगे 3 दूनी 6, तो प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बना C3H6। अब हमने कहा साइक्लोप्रोपेन, जनरल फार्मूला यही है, तो उसमें भी प्रोप 3 कार्बन है, तो बनेगा C3 और H6। तो साइक्लोप्रोपेन और प्रोपीन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम नहीं होगा। अब हम साइक्लोप्रोपेन की अगर हम संरचना बनाएं तो हम 3 कार्बन की चक्रीय श्रृंखला बनाएंगे, रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये 3 कार्बन बनाए चक्रीय संरचना में और इनके बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड लगा दिया और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, 2 हाइड्रोजन लगा दिए, सब जगह पूरी हो रही है, 2 3 4 2 3 4 2 3 4। ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। अब हमें इसका ओपन चेन आइसोमर बनाना है, यानी प्रोपीन। तो प्रोप का मतलब हो गया है 3 कार्बन। अब ये है प्रोपीन, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड लगा दो, चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो और बैलेंसी पूरी कर दो। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, यहाँ कितने हाइड्रोजन जोड़ने 4 हो जाए, तो 1 हो रही है, 3 की कमी है। यहाँ 1 2 3 हो रही है, 1 की कमी है। यहाँ 2 हो रही है, 2 की कमी है। इसका नाम हो गया 3 कार्बन का वर्ड रूट प्रोप और डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है इन, प्रोपीन। अब आप देख लीजिए, दोनों C3H6 हैं, ये भी और ये भी, लेकिन एक की रिंग स्ट्रक्चर है, दूसरे की
ओपन चेन है। तो डेफिनेशन क्या होगी? जब दो या दो से अधिक कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनमें एक कंपाउंड की रिंग स्ट्रक्चर हो तथा दूसरे की ओपन चेन स्ट्रक्चर हो तो उन्हें एक दूसरे का रिंग चेन आइसोमर कहते हैं एंड इस प्रोसेस को रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। बस ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं और हमेशा याद रखो साइक्लोएल्केन एंड एल्कीन एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स हैं। तो ये एग्जाम्पल सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया? ओके। अब इसके बाद आता है नंबर 2। चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावयवता। इसमें हम क्या बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनमें कार्बन चेन की स्ट्रक्चर डिफर हो तो उन्हें एक दूसरे का चेन आइसोमर कहेंगे और इस प्रोसेस को चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखो क्या हो जाएगा। हम 4 कार्बन की चेन बनाते हैं, बस हमें एग्जाम्पल पे ध्यान देना है, थ्योरी तो लिख ही देंगे। 4 कार्बन की चेन बनाई, अब हमें इसका चेन आइसोमर बनाना है यानी कार्बन श्रृंखला में भिन्नता कर देनी है। तो हम क्या काम करेंगे? अब हम 3 कार्बन की तो बना देंगे चेन और जो एक कार्बन बचा है इसको लगा देंगे साइड चेन में, इसको साइड चेन में लगा देंगे और बैलेंसी पूरी करना हमको आता ही है। यहाँ कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? यहाँ और यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ 1 2 3 हो रही है, एक की कमी है, यहाँ 3 और यहाँ 3। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन रहे हैं? C4H10 हो रहा है, 3 2 5 2 7 और 3 10, C4 और H 3 3 6 3 9 और 1 10। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन कार्बन चेन सेम नहीं है। एक में स्ट्रेट चेन है, सीधी श्रृंखला है और एक में साइड चेन भी लगी हुई है। नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन और इसका कॉमन नेम होगा आइसोब्यूटेन। आइसो की क्या पहचान होती है? जिसमें CH3 का होल ट्वाइस CH यूनिट पाई जाती है। ये वाली यूनिट अगर किसी कार्बन चेन से जुड़ी होती है तो उसे आइसो बोला जाता है। तो ये आइसो है और टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटीन। IUPAC नेम की अगर हम बात करें 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन, ये IUPAC नेम हो जाएगा। तो चेन आइसोमेरिज्म क्लियर हो गया। एग्जाम्पल रटना तो नहीं पड़ेगा। थर्ड, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। पोजीशनल, स्थान या स्थिति समावयवता। इसमें क्या हम बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनमें प्रेजेंट ग्रुप या सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर्स कहलाएंगे और इस प्रोसेस को पोजीशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब देखिए इसमें हमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट कर देना है। हमने 4 कार्बन की चेन बनाई और किनारे पर हमने फंक्शनल ग्रुप OH लगा दिया। कार्बन की बैलेंसी पूरी कर दो। कितने H? 3 2
2 और 2। अब हमें इस OH ग्रुप की पोजीशन बदल देना है। अभी 1 पे लगा है, अब लगा देंगे 2 पर, तो इसका आइसोमर बना देते हैं 1 2 3 4। अब OH यहां पे लगाने के बजाय यहां लगा दिया हमने, कार्बन की बैलेंस ही पूरी कर देंगे। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H10O। देख लो, C4 है, H 3 2 5 2 7 2 9 1 10 और 1 O, 1 2 3 4 और 3 2 5 6 7 3 10, 1 O। तो इस तरह से हमें पोजिशनल आइसोमर बना देने हैं कि कोई भी कार्बन चेन हो उसमें चाहे कोई सबस्टिट्यूट लगा हुआ हो, जैसे क्लोरो है, नाइट्रो है, या कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, बस उनकी हमें पोजीशन चेंज कर देना है, तो ऐसे आइसोमर एक दूसरे के पोजीशनल आइसोमर कहलाएंगे। इसके नेम की अगर हम बात करें तो 4 कार्बन की चेन है, तो वर्ड रूट आएगा ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स आएगा इन, और 1 पर लगा है ऑल, OH का सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, और इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट इन 2 ऑल। यहां OH 2 पर लगा हुआ है तो ब्यूटेन 2 ऑल हो जाएगा। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म का भी एग्जाम्पल सभी स्टूडेंट समझ गए? एनी डाउट? नंबर 4, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समावयवता। इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो परंतु उनमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हों, तो उन्हें एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर कहते हैं, और इस प्रोसेस को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसमें हम आपको 3 एग्जाम्पल सिखाएंगे। पहला, एल्डिहाइड एंड कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। दूसरा, अल्कोहल एंड ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। और तीसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो एक एक करके तीनों के एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। अल्कोहल्स एंड ईथर, इसमें फंक्शनल ग्रुप है OH अल्कोहल, और इसमें फंक्शनल ग्रुप है O, इधर उधर कार्बन चेन से लगा हो तो इसे ईथर बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम, C2H6O, C2H6O, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। अतः ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, अल्कोहल एंड ईथर आर द फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। इसका नेम हो जाएगा 2 कार्बन की चेन, एथ, सिंगल बॉन्ड एन, और OH का सफिक्स ऑल, एथेनॉल। इसका OCH3 का प्रीफिक्स होता है मेथॉक्सी, मेथ ऑक्सी, और 1 कार्बन की चेन है तो मेथ, और सिंगल बॉन्ड एन, मेथॉक्सी मेथीन, मेथॉक्सी और मेथीन। और कॉमन नेम इसका होता है डाई मिथाइल ईथर, इसका इथाइल अल्कोहल।
सेकेंड एग्जाम्पल, अब हमें मालूम है एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एल्डिहाइड ले लो आप, 3 कार्बन की चेन बना लो, और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, तो एक कार्बन को CHO में चेंज कर दो और कार्बन की बैलेंसी पूरी कर दो, यहाँ 3 यहाँ 2। अब हमें इसका फंक्शनल आइसोमर बनाना है कीटोन, तो हम फिर से 3 कार्बन की चेन बनाएंगे। अब हमें मालूम है कीटो का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, तो एक कार्बन पे लगा देंगे C डबल बॉन्ड O। ये हमेशा बीच में होता है, कभी किनारे पे नहीं होता है। किनारे पे अगर हम कर देंगे तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। अब बैलेंसी पूरी कर दो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लो, C3H6O, C3H6O, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है, एक में एल्डिहाइड है दूसरे में कीटोन है। सो दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर। इसके अगर हम IUPAC नेम की बात करें, 1 2 3 कार्बन की चेन, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और CHO का सफिक्स होता है अल, प्रोपेनल, और इसका 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और 2 पर लगा हुआ है ओन, CO का सफिक्स होता है ओन, तो प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन। ये एन का ई क्यों हटा देते हैं, अगर सेकेंडरी सफिक्स का नाम किसी वॉवेल से स्टार्ट हो, AEIOU, तो एन इन आइन का लास्ट वाला ई हटा दिया जाता है। तो ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। अब थर्ड एग्जाम्पल देखो, अब हमें मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं, तो 3 कार्बन वाला एसिड बनाते हैं एक, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एसिड का, COOH, तो एक कार्बन को बना दो COOH और बैलेंसी पूरी कर दो, यहाँ कितने, यहाँ 2। अब हमें इसका आइसोमर बनाना है, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है COOR और R के स्थान पर होता है अल्काइल ग्रुप, तो COO, यहाँ अल्काइल ग्रुप ले लेंगे CH3 और 2 कार्बन की चेन बना देंगे, 3 कार्बन है, ये आएगा। टोटल हमें 3 कार्बन ही तो रखना है, 1 2 3 और 1 2 3। अब बैलेंसी पूरी कर दो, इस कार्बन की 1 हो रही है, कितने H लगा दें, 3 लगा दें। दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो, C3H6O2, C3H6O2, एक में फंक्शनल ग्रुप हो गया COOH ओइक एसिड, और एक में हो गया COOCH3 मिथाइल, और O8 पढ़ा होगा आपने 12th क्लास में, फंक्शनल ग्रुप की जो प्रियोरिटी टेबल बनाते हैं उसमें हम लोग लिखते हैं COOR का सेकेंडरी सफिक्स एल्किल डैश O8, तो एल्किल पे पहले आता है, बीच में वर्ड रूट, और अगर प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में O8 आता है। अब इसके हम नेम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 कार्बन की चेन, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और COOH का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, और इसका नेम क्या हो जाएगा,
सबसे पहले इस आर का नाम आता है, आर की जगह है मिथाइल, तो लिखेंगे मिथाइल। फिर 1 2 2 कार्बन की चेन को बोलते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड इन, और लास्ट में जोड़ते हैं O8, OATE, O8, मिथाइल एथेनोएट। ये मिथाइल आ गया सबसे पहले। फिर 1 2 2 कार्बन की चेन का वर्ड रूट एथ होता है, सिंगल बॉन्ड का प्राइमरी सफिक्स एन होता है, और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है O8, तो मिथाइल एथेनोएट, ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल हमको लर्न करना है। आपसे कोई पूछे फंक्शनल आइसोमर कौन कौन से होते हैं, तो आपका जवाब होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्कोहल एंड ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नंबर 5 की बात करते हैं। मेटामेरिज्म, ये क्या होता है? इसमें हम बोलेंगे जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम एंड फंक्शनल ग्रुप भी सेम हों, परंतु उसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर प्रेजेंट कार्बन एटम्स का नंबर डिफर हो, एक दूसरे के मेटामर कहलाते हैं, एंड इस प्रोसेस को मेटामेरिज्म कहते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे फंक्शनल ग्रुप ईथर होता है, ठीक है, इसके दोनों तरफ हम 2 कार्बन की चेन बना देते हैं, इधर भी बना देते हैं, और बैलेंसी पूरी कर देते हैं। अब हमें इसका मेटामर बनाना है, फिर फंक्शनल ग्रुप हमारा यही रहेगा। अब हम कार्बन चेन में डिफरेंस करेंगे दोनों तरफ, तो इधर 2 कार्बन की बजाय ले लेंगे 1 कार्बन, और इधर 2 की बजाय ले लेंगे 3 कार्बन, 1 2 3, और बैलेंसी पूरी कर देंगे। अब आप देख लीजिएगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10O, C4H10O, इधर भी C4 है, H10, 3 2 5 2 7 3 10 और 1 O, और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है दोनों में, ईथर ईथर। तो डिफरेंस क्या है? इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर प्रेजेंट कार्बन एटम्स का नंबर, इधर 2 तो इसमें 1, इधर 2 तो इसमें 3, सो दे आर मेटामर्स टू ईच अदर, ये एक दूसरे के मध्यावयवी कहलाते हैं। तो ऐसे हमको एग्जाम्पल बनाना है, और ऐसे ही समझना है कि पहले हमने फंक्शनल ग्रुप रखा, दोनों तरफ 2 कार्बन, बाद में 1 और 3 कर दिए और बैलेंसी पूरी कर दी। तो एग्जाम्पल हमको रटने की जरूरत ही नहीं है। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी, एथ एंड ऑक्सीजन का ऑक्सी, एथॉक्सी, और 2 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट एथ, सिंगल बॉन्ड इन, एथॉक्सी एथेन। इसका मेथॉक्सी, जो छोटा अल्काइल ग्रुप होता है वो एल्कोक्सी होता है, और जो बड़ा होता है वो पेरेंट कार्बन चेन होती है, उसकी नंबरिंग की जाती है, उसका वर्ड रूट लिखा जाता है। तो मेथॉक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, मेथॉक्सी प्रोपेन। तो मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल सभी स्टूडेंट समझ गए? किसी को कोई डाउट?